आरोही ने साक्षी को उस बार से बचा लिया था, पर इन सब में अदिति का उसकी इंसल्ट करने का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। पर उसने भी हार नहीं मानी। अब वो रागिनी का इस्तेमाल करके एक नया प्लान सोच रही थी, जिससे वो आरोही को तंग करेगी। फिलहाल आरोही घर पहुंच चुकी थी। आरोही जैसे ही घर में एंटर हुई तो उसने देखा कि शिवाय सामने खड़ा है। ठंड की वजह से वो कांप रही थी, क्योंकि उसने अपना कोट साक्षी को दे दिया था। वो एकदम ठिठुरती हुई घर के अंदर आई और जल्दी से ब्लैंकेट डालकर सोफे पर ही बैठ गई। तुम्हारा कोट कहाँ है? शिवाय ने आरोही को गर्म पानी का ग्लास देते हुए पूछा। आरोही वो गर्म पानी का ग्लास उसके हाथ से लेते हुए बोली, क्यों? क्या आपको नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है? जवाब होते हुए भी आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पता है हर्ष ने अभी तक आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी होगी, तो प्लीज। शिवाय ने उसकी इस बेरुखी का बुरा नहीं माना, बल्कि उसने तो अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो नहीं चाहता था कि आरोही को ठंड लग जाए। इसके बाद उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर कुछ देर बाद उसने बड़े प्यार से उससे पूछा, तो तुम्हें किसने कहा था मुसीबत में फंसने को? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम आजकल हर टाइम किसी ना किसी मैटर में फंसती क्यों रहती हो। कभी तुम्हें कोई किडनैप करके ले जाता है, कभी कोई आदमी तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, और आज तो 5-5 बॉडीगार्ड्स तुम्हारे पीछे पड़ गए थे। आरोही ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ती हूँ। अब मुसीबत को मुझसे इतना प्यार है तो मैं क्या करूँ? आज भी मैंने खुद कुछ नहीं किया था। वो मुझे क्या पता कि जिस क्लब में हम जा रहे थे वहां पर मुझे अचानक से साक्षी मिल जाएगी। हर बार पता नहीं मेरी किस्मत मेरे ही खिलाफ साजिश क्यों रचती रहती है। आरोही कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। वो ना चाहते हुए भी किसी ना किसी मुसीबत में पड़ ही जाती थी, और हमेशा उसे शिवाय के बॉडीगार्ड्स ही बचा लेते थे। शिवाय ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस उसके फोरहेड पर किस किया और चुपचाप वहीं उसके पास बैठा रहा। वो दोनों बैठे ही हुए थे कि तभी आरोही को छींक आई। ये देखकर शिवाय ने तुरंत उससे कहा, देखा, हो गई ना जुकाम, और घूमो ठंडी हवा में बाहर। आरोही ने मासूम बनते हुए कहा, शिवाय प्लीज बस करिए ना, कितना डांटेंगे अब मुझे आप? शिवाय को भी लगा कि अब ज्यादा हो गया है, उसे आरोही को इतना नहीं डांटना चाहिए, तो वो भी बात बदलते हुए बोला, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना, मैं को तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। बाहर? कहाँ? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज बताइए ना शिवाय। आरोही उसके साथ बाहर जाने के नाम से ही बहुत एक्साइटेड हो गई थी। शिवाय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कल ही पता चलेगा, पर कल हम दोनों साथ में कहीं चल रहे हैं। इससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मेरा भी। आरोही को लगा कि सच में वो लोग कल आउटिंग पर जा रहे हैं, तो वो एकदम खुश हो गई। अगले दिन शिवाय उसे शूटिंग रेंज पर लेकर आया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो आरोही ने कंफ्यूजन में पूछा, शिवाय हम यहाँ क्यों आए हैं? शिवाय ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप उसे अंदर लेकर चला गया। वो लोग एक प्राइवेट सेक्शन में पहुंचे जो शिवाय ने सिर्फ उन दोनों के लिए बुक करवाया था। वहां जाकर शिवाय ने एक पिस्टल उठाई और सीधे सामने की तरफ निशाना लगाया। गोली की आवाज चारों ओर गूंज उठी और निशाना सीधे बीच में जाकर लगा। पीछे से आरोही ताली बजाते हुए बोली, वाओ, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। आरोही को काफी अच्छा फील हो रहा था कि शिवाय को इतनी अच्छी गन चलानी आती है। उसके लिए ये बहुत प्राउड वाली बात थी, पर उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। शिवाय ने वो गन आरोही के हाथ में देते हुए कहा, तुम क्यों नहीं ट्राई करती? लो चलाओ। आरोही ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसी चीजें ट्राई नहीं करनी, ये काफी रिस्की है और मुझे गन चलाने का कोई शौक भी नहीं है। ये बोलकर वो एकदम पीछे हट गई। शिवाय ने जबरदस्ती वो गन आरोही के हाथ में दे दी और फिर बोला, कोशिश तो करो, अगर एक बार तुम्हें गन चलानी आ गई तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। फ्यूचर में तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर आरोही को मन ही मन हंसी आ रही थी कि शिवाय उससे ये क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने गन चलाना सीख भी लिया तो वो खुद को फ्यूचर में कैसे प्रोटेक्ट करेगी? गन लेकर घूमना तो इलीगल है और ऐसे दिन दहाड़े फायरिंग करना तो उससे भी ज्यादा इलीगल।
उसे जेल जाने का कोई शौक नहीं था। पर इससे पहले कि वो मना करती, शिवाय उसे जबरदस्ती टारगेट एरिया में लेकर आया और उसने आरोही के हाथ में गन दे दी। फिर वो उसके पीछे खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ आरोही के हाथों के ऊपर थे। वो उसे गन चलाना सिखा रहा था। शिवाय को इतना करीब देखकर आरोही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो थोड़ा सा घबराने लगी। वो शिवाय की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। तभी उसने पीछे से कहा, लेट मी टीच यू। अब आरोही कुछ नहीं कर सकती थी। शिवाय जिद पर अड़ गया था। उसका वो पूरा दिन टारगेट पर सही निशाना लगाने में ही चला गया था। गोलियां चला चलाकर उसका हाथ नम पड़ गया था। उसके राइट हैंड में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। एंड में उसने हार मान ली और इरिटेट होते हुए बोली, बस शिवाय, अब मैं और नहीं कर सकती। क्या आपको दिख नहीं रहा कि मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है? उससे बहुत गुस्सा हो गई थी। ये देखकर शिवाय ने कहा, ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम फ्यूचर में खुद को प्रोटेक्ट कर सको। प्रोटेक्ट माई फुट? मुझे खुद की ऐसी प्रोटेक्शन नहीं करवानी, आरोही ने चिढ़ते हुए कहा और उसके बाद शूटिंग रेंज से बाहर आ गई। गोलियों की आवाज सुनकर उसके कानों में भी दर्द हो गया था। कुछ ही देर में उसके पीछे पीछे शिवाय भी बाहर आया। उसने आरोही के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया और बोला, ये आज की मेहनत का गिफ्ट। आरोही कंफ्यूजन में उसे देखते हुए बोली, गिफ्ट? मेरे लिए? क्या है इसमें? वो तुरंत बहुत खुश हो गई। शिवाय ने कहा, खुद ही खोलकर देख लो। आरोही को लगा कि सच में शिवाय उसे इतनी मेहनत करने का कोई अच्छा सा गिफ्ट दे रहा है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई खूबसूरत रिंग हो या फिर कोई प्यारी सी चीज। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी कि शिवाय उसके लिए कुछ लेकर आया था। उसे बस देखना था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो उसने जल्दी जल्दी वो बॉक्स खोल लिया। पर अंदर का गिफ्ट देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उसकी स्माइल फिर से गुस्से में बदल गई, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक छोटी पिस्टल रखी हुई थी, वो भी लाइसेंस नंबर के साथ। आरोही को पता नहीं था कि शिवाय के पास लाइसेंस वाली पिस्टल या गन भी होगी। शिवाय, ये क्या है? आरोही ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। उसे आज के दिन के बाद से गन से नफरत हो गई थी। उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। शिवाय ने बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाया और वो पिस्टल उसके हाथ में रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम इसे अपने पास ही रखो, हमेशा अपने करीब। ये हर वक्त तुम्हारे बैग में होनी चाहिए, ताकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हें इसमें गोलियां लोड करना सिखा दूंगा। वो पिस्टल आरोही के हाथ बराबर जितनी थी या उससे भी बड़ी। उसे पकड़ते हुए तो आरोही के हाथ तक कांप रहे थे। वो डरते हुए बोली, शिवाय, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी बस प्रोटेक्शन के लिए इतना ज्यादा सोच रहे हैं। शिवाय, आपको पता है ना कि इस तरह से पिस्टल लेकर घूमना इलीगल है और मैं इसे ऐसे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर भी आप मुझे ये दे रहे हैं। अगर किसी ने इसे मेरे पास देख लिया ना तो मैं सीधे जेल के अंदर चली जाऊंगी। आरोही को सच में लग रहा था कि शिवाय ने हद पार कर दी है, पर ऐसा नहीं था। शिवाय ने वैलिड रीजन देते हुए उसे जवाब दिया, हाँ तो मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम ये लोगों को दिखाती फिरो। ये कोई खिलौना नहीं है। इसे बस तुम्हें अपने पास रखना है, ताकि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब तुम्हारे पास इसे चलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचे, तब पिस्तौल का इस्तेमाल तुम करना। आरोही को समझ में आ गया था कि शिवाय से बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। वो उसकी बात नहीं सुनने वाला है, तो मजबूरन उसे अब इस पिस्तौल को अपने पास रखना ही होगा। आरोही उस पिस्तौल का एनालिसिस कर ही रही थी कि तभी शिवाय उसके काफी करीब आ गया। उसने अपनी दिलकश आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? आरोही ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं। आरोही को पता था कि वो इस पिस्तौल को अपने साथ कैरी नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो ऐसी इलीगल चीज अपने पास नहीं रखेगी। शिवाय ने जब सुना कि आरोही को उसका दिया हुआ तोहफा पसंद आया है, तो वो वापस फ्लर्ट करते हुए बोला,
तो क्या इस गिफ्ट के बदले मुझे कुछ नहीं मिलेगा? आरोही को समझ में आ गया था कि ये पूरी बात किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। उसने तुरंत शिवाय को खुद से दूर किया और ब्लश करते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आसपास इतने लोग हैं, स्टॉप इट। शिवाय ने कहा, तो हम लोग घर चलते हैं, वहां तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं है ना? चलो फिर वहां थोड़ा रोमांस हो जाएगा। आरोही को शर्म आने लगी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो दोनों घर आ गए। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा खासा रोमांटिक टाइम स्पेंड किया। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसी बीच अदिति और सुल्तान में से किसी ने भी आरोही की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। पर ये तूफान से पहले की शांति थी। अभी आरोही को पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। वो अपने ऑफिस में बैठी यही सोच रही थी, यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अदिति अभी तक कुछ नहीं कर रही है। इसे क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि वो क्लब वाली बात के बाद ये मुझसे बदला लेगी, पर ये तो कुछ भी नहीं कर रही। पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया इसे। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि ये कुछ ना करे। आरोही को वो पूरा दिन ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, पर उसने पूरा दिन उसे इग्नोर कर दिया। तब तक जब तक कि ऑफिस से निकलने के बाद उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा नहीं हुआ। आरोही की इंट्यूशन कहीं ना कहीं सही निकली। वो उस आदमी को नहीं जानती थी। उसने सूट पहना हुआ था। उसने आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए थे। आरोही उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, अब ये कौन है? ये अदिति और सुल्तान के आदमी तो नहीं लग रहा है, तो फिर कौन हो सकता है? फिर उसने खुद को डांटते हुए कहा, देखा, आ गई ना मुसीबत। और सोचो इसके बारे में। एक चैन की जिंदगी जीना आसानी नहीं है मेरे लिए। वो सच कह रही थी। कोई ना कोई मुसीबत उसके दरवाजे पर इंतजार कर ही रही होती है। इस बार कौन सी प्रॉब्लम में फंसने वाली थी आरोही? आखिर कौन था ये आदमी और उससे क्यों मिलने आया था?